हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद श्रीवास्तव एक बार फिर नए चैप्टर के साथ आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। कल के चैप्टर में मैंने आपको हु और व्हाट के बारे में बताया था और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो तो नीचे हुए कमेंट में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। अगर जो आपको समझ में आ गया हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आर्टिकल। मैं आर्टिकल के बारे में बताता हूँ। आपको बताऊं कि आर्टिकल जो है इंग्लिश भाषा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि किसी बिल्डिंग के बनाने के लिए कोई पिलर की ज़रूरत होती है। तो आर्टिकल और प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इंग्लिश। इनमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल फार्मूले की तरह यूज़ किया जाता है। तो आज मैं आपको पार्टिकल पार्ट 1 बताऊँगा, क्योंकि आर्टिकल एक लंबा चैप्टर है। हो सकता है कि थोड़ी देर में ख़त्म ना हो पाए और आपको समझना है। अगर जो मैं तेज़ी से पढ़ाऊँगा, जल्दीबाजी करूँगा तो चलिए सीखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल ग्रामर का वो पार्ट होता है जो नाउन के पहले खड़ा होकर के उसको या तो स्पेसिफिक पोजीशन देता है या अनस्पेसिफिक पोजीशन देता है। आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। वैसे इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल को, चलिए सीखते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है। इंडेफिनिट आर्टिकल अ और एन, ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं जो दोनों नाउन के पहले खड़ा होकर के एक का बोध कराते हैं। इंग्लिश में अ एंड एस एन दे स्टैंड बिफोर ए नाउन एंड स्पेसिफाइज फॉर वन। ये दोनों ही किसी भी नाउन के पहले खड़ा हो जाएंगे और एक का बोध कराएंगे। जैसे अ मैन, एक आदमी, एन एप्पल, एक सेब, अ चेयर, एक कुर्सी, और एन इंग्लिश टीचर, एक अंग्रेजी का अध्यापक। तो और एन जो होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। लेकिन अब हम सीखेंगे कि अ और एन का यूज़ हम लैंग्वेज में करते कैसे हैं। डाउट हो जाता है कि कहाँ पर हम अ लगाएं, कहाँ पर एन लगाएं। दोनों ही एक के लिए यूज़ किया जाता है। अ का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। लेकिन आप उसको यूज़ कैसे करेंगे वो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश में ई आई ओ यू जिसको वॉवल बोलते हैं, हिंदी में जिसका मतलब होता है स्वर। इंग्लिश में वॉवल केवल 5 होते हैं, अ ई आई ओ यू। लेकिन जो हिंदी में स्वर की बात करें तो अ से लेकर के अह तक जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे स्वर और वॉवल कहे जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये हिंदी और इंग्लिश से मतलब क्या है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अ ई आई ओ यू जो इससे स्वर पैदा होते हैं वो हिंदी के सारे अ से अह तक के स्वर को कवर करते हैं। इस बात पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर जो सबके दिमाग में ये बात होती है कि अगर जो इंग्लिश का कोई वर्ड जो है अगर जो वॉवल से शुरू होता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड, चाहे वो वॉवल से शुरू हो या 21 जो कॉन्सोनेंट बजते हैं उनसे शुरू हो, उससे कोई मतलब होता है। उनकी आवाज़, उनका स्वर जो है वॉवल जैसे आना चाहिए। दैट मीन्स कि एनी वर्ड विच स्टार्ट विथ वेदर इट इज़ वॉवल और कॉन्सोनेंट, they must sound like a vowel, then only we use an। यानी इंग्लिश का कोई भी वर्ड, चाहे वो अ ई आई ओ यू और ए बी सी डी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उसका स्वर अगर जो वॉवल के साथ वॉवल जैसा निकलता है तो उसके पहले एक का बोध कराने के लिए एन का यूज़ करते हैं। अगर जो स्वर वॉवल जैसा नहीं आता है, चाहे वो वॉवल से शुरू हो चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू हो, तो हम एन नहीं लगाएंगे, अ लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो वॉवल से शुरू होकर भी वॉवल जैसी आवाज़ नहीं पैदा करते हैं और कॉन्सोनेंट से शुरू होकर भी वॉवल जैसी आवाज़ को पैदा करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे हैं। तो और एन के बारे में मैंने बताया कि कोई इस बात पे कभी भी आप विश्वास मत कीजिएगा या इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश का कोई वर्ड अगर जो अ ई आई ओ यू है तो उसके पहले एन लगाना गलत। इंग्लिश का कोई वर्ड अगर जो ए बी सी डी जो वॉवल से शुरू नहीं होता, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, उसके पहले हम केवल अ लगाते हैं, ये भी गलत।
मैंने बार बार बोला कि चाहे वो वॉवल से शुरू हो चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू हो, अगर जो स्वर जो है वॉवल जैसा पैदा करता है तो हम उसके साथ एन लगाएंगे। अगर जो ऐसी आवाज़ नहीं पैदा करता है तो उसके साथ एक का बोध कराने के लिए हम अ लगाते हैं। अब बात आती है, मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो वॉवल से शुरू होकर भी वॉवल जैसी आवाज़ नहीं पैदा करते हैं और कॉन्सोनेंट जैसे शुरू होकर भी वॉवल जैसी आवाज़ पैदा करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा वन, ओके, यूनिवर्सिटी। आप कहेंगे ये तो ओ से शुरू है, तो अगर जो हमें लिखा है कि 1 रुपी कॉइन आपको लिखना है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हम चूंकि वॉवल लिखा, वॉवल ओ से शुरू है तो एन लगाएंगे यहाँ पर, और यूनिवर्सिटी यू से शुरू है तो एन लगाएंगे। तो ये गलत है, क्योंकि ये दोनों ही ओ से शुरू होने के बाद भी ये व जैसा आवाज़ पैदा करता है और यू से भी शुरू होकर के भी ये यू जैसी आवाज़ पैदा करता है, ऊ जैसी आवाज़ नहीं पैदा करता है। तो ना तो यही वॉवल जैसा आवाज़ पैदा कर रहा है, ना ही यू ही यहाँ पर पैदा कर रहा है। तो इन दोनों के लिए एक का बोध कराने के लिए हम क्या लगाएंगे, अ 1 रुपी क्वाइन और यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार बहुत ऐसे वर्ड हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन वॉवल जैसे आवाज़ पैदा करते हैं, उनके साथ हमें एन लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA ए जैसी आवाज़ पैदा कर रहा है, वॉवल में ए जैसी आवाज़ पैदा कर रहा है, तो MLA के साथ हमको लगाना पड़ेगा NMLA। ऑनेस्ट, ये सभी आप जानते हैं, एच जैसा, एच से शुरू है, कॉन्सोनेंट से शुरू है, लेकिन आवाज़ ये पैदा कर रहा है आ, ऑनेस्ट। इसके पहले भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन। तो NMLA, एन ऑनेस्ट। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिन, तो बस मैं ये क्लियर करना चाहता था कि चाहे इंग्लिश का वर्ड चाहे वॉवल से शुरू हो चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू हो, अगर जो वॉवल जैसी आवाज़ पैदा करता है तो आप एन लगाएंगे, अगर जो कॉन्सोनेंट जैसा आवाज़ पैदा करता है तो अ लगाते हैं, और ये दोनों जो है एक का बोध कराते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हम अ लगाएंगे और एन लगाएंगे। अगर तो कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आता है डेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो होता है द जो है डेफिनिट आर्टिकल होता है, ये करता है नाउन की मीनिंग को बदल देता है। और जो कोई नाउन की मीनिंग चेयर है, अगर जो हम द लगा दें, द चेयर, इसके मतलब कि उस चेयर को हम स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक रीजन के कारण हम वहाँ पे द लगाते हैं, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। तो बहुत सारे वर्ड हैं जहाँ पे हम द लगा करके उनकी विशेषता को बदलते हैं, लेकिन बहुत ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे बहुत ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे हमको द लगाना ही पड़ेगा। अगर जो हम उस वर्ड को अपने सेंटेंस में या उसको अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो बिना द लगाए हम उसको नहीं बोल सकते हैं। ये एक लंबी लिस्ट है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको डेफिनेट प्रीपोजिशन द लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसके सारे कंडीशंस भी बताऊंगा कि कहाँ पर द का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर द को वोमिट यानी कहाँ पे द का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आ गया डेफिनेट आर्टिकल द। इसका यूज़ हम बेसिकली कहाँ पे करते हैं वो आप एक एक करिए। पहला जो है, कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट हो, कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट। अब आप जानते हैं यूनिक ऑब्जेक्ट क्या होता है। यूनिक ऑब्जेक्ट मतलब सन, मून, अर्थ, स्टार वर्ड। अगर जो इंग्लिश बोलते समय ये सारे वर्ड आ जाएं, सन, मून, स्टार्स, अर्थ, तो इंग्लिश बोलते समय इन सब के पहले आपको द लगा के ही बोलना पड़ेगा। जैसे आपको बोलना है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी अर्थ और सूरज की इंग्लिश सन, दो वर्ड आए तो दोनों के साथ आपको द लगाना पड़ेगा। फिर आपको बोलना पड़ेगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दोनों जगह आपने द लगाया। तो पहला ये यूनिक ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे यूनिक ऑब्जेक्ट हैं
जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो इनके साथ आपको द लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बताऊं, विद द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के साथ। जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो नदियां इंडिया की हो या वर्ल्ड की कोई भी नदी हो, जब भी आप अपने सेंटेंस में किसी नदी का नाम लें तो उसके साथ बिना द लगाए आप नहीं बोल सकते, आपको द लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे आपको बोलना है कि गंगा नदी वाराणसी में है, या गंगा नदी इंडिया की एक पवित्र नदी है। अब चूंकि गंगा नदी है तो आपको लिखेगा, बोलना पड़ेगा द गंगा रिवर। द गंगा रिवर इज़ द होली रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा रिवर इज़ द होली रिवर। तो हर नदियों के नाम के साथ आपको द लगाना पड़ेगा। द गंगा, द थेम्स, ये थेम्स नदी इंडिया की नहीं, बाहर की, लेकिन कोई भी नदी मैंने बोला कि आपको वहाँ पे द लगाना। जैसे आपको बोलना है कि लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको बोलना पड़ेगा लंदन लाइज ऑन द थेम्स। ऑन द थेम्स। अब देखिए थेम्स नदी आया तो उसके पहले आपको द लगाना पड़ेगा। तो कोई भी नदी हो, जब भी आप इंग्लिश का कोई सेंटेंस बोलें और उसमें नदी आ जाए, नदी के नाम के साथ आपको द लगाना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह जितने भी माउंटेन और माउंटेन चेन्स हैं, जितने भी माउंटेन और माउंटेन चेन्स हैं, उनके पहले आपको द लगाना पड़ेगा। माउंटेन आर माउंटेन चेन्स। चेन्स मतलब श्रृंखलाएं। किसी भी पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं के साथ, कोई भी पर्वत हो उनके साथ आपको द लगाना पड़ेगा। जैसे एवरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गया, या हिमालय हो गया, आप उसको बिना द लगाए नहीं बोल सकते। जैसे या उसकी कोई पर्वत श्रृंखला बोलिए, जैसे K2 हो गया, तो आपको द लगाना पड़ेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा द हिमालय, द K2, यानी किसी द एवरेस्ट, यानी किसी भी पर्वत और पर्वत श्रृंखला के साथ अगर जो आप सेंटेंस आपको बनाना है तो वहाँ आपको द लगाना ही पड़ेगा। जैसे बोलना है कि एवरेस्ट जो है वो नेपाल से देखा जा सकता है, तो क्या बोलोगे? द एवरेस्ट कैन बी सीन फ्रॉम नेपाल। द एवरेस्ट के पहले आपको द लगाना जरूरी हो जाएगा। अब आ गया कि जितने भी होली बुक हैं, जितने भी पवित्र किताबें हैं, उनके पहले आपको द लगाना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी धर्म की किताब हो, आपको द लगाना पड़ेगा। जितने भी रिलीजियस बुक हैं, जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं, उनके पहले आपको द लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द गीता, द कुरान, द बाइबल, या अगर जो द गुरु ग्रंथ साहब, जितने भी, या हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म की कोई भी किताब, कोई भी धार्मिक किताब हो, उसके पहले आपको द लगाना जरूरी है। जैसे आपको ये बोलना है कि मेरी माँ, मैं रोज़ गीता पढ़ता हूँ। चूँकि गीता एक धार्मिक किताब है, रिलीजियस बुक है, तो आपको बोलना है आई रीड द गीता एवरी डे। क्या बोलना पड़ेगा? गीता के पहले आपको द लगाना पड़ेगा। मेरी माँ कुरान पढ़ती है, रोज़ कुरान पढ़ती है, तो आप बोलना पड़ेगा माई मदर रीड्स द कुरान एवरी डे। ओके। आपको बोलना है कि सिख लोग जो है अपने गुरु ग्रंथ साहब की किताब को बहुत आदर देते हैं, तो आपको द लगाना पड़ेगा। द सिख रिलीजन, द सिख्स गिव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू द गुरु ग्रंथ साहिब। तो जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं उनके पहले आपको द लगाना पड़ेगा। इसके बाद जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहे वो इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो,
चाहे कोई भी विदेशी हो, फॉरेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, जब भी आप अपने सेंटेंस में किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लेंगे तो आपको द लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द गिटार, द हारमोनियम, द फ्लूट, द कांगो, द बांगो, द ड्रम, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको द लग। जैसे आपको बोलना है कि मैं रोज गिटार बजाता हूँ या मेरा भाई गिटार बजाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा माई ब्रदर प्लेज द गिटार। यानी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पहले आपको द लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ जितने भी सीज एंड ओशंस हैं, यानी सागर और महासागर, जब आप इंग्लिश बोलते समय किसी भी सागर या महासागर का नाम लेंगे तो बिना द लगाए नहीं बोलेंगे। जैसे बोलना है अरबियन सी, सो द अरबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, जितना भी सीज और ओशन का नाम आपके सेंटेंस में आएगा वो आपको द लगा के ही बोलना पड़ेगा। जैसे आपको बोलना है कि बे ऑफ बंगाल भारत का एक हिस्सा है, तो क्या बोलेंगे? द बे ऑफ बंगाल इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है, जब भी आप किसी इम्पोर्टेंट पेपर की बात करते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर की बात करते हैं, तो जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं उनके साथ आपको द लगाना पड़ेगा। कुछ ही ऐसे न्यूज़पेपर हैं, चाहे इंडिया या दूसरे कंट्रीज़ के हैं, जिनको ऑलरेडी अलॉट किया जाता है कि इनके साथ ही आप द लगा पाएंगे, बाकी सबके साथ आप द नहीं लगा पाएंगे। जैसे इंडियन पेपर जो है द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे पाकिस्तान का पेपर है डॉन, उसके साथ द लगा के बोलेंगे। द इकोनॉमिक्स टाइम्स, इन सब पेपर का नाम लेते समय आपको द लगा के बोलना पड़ेगा। इसके अलावा जो पेपर हैं, जैसे आप नॉर्मल जैसे कोई लोकल पेपर हैं, जैसे आपका दैनिक जागरण, अमर उजाला, इन सब पेपर के साथ द नहीं लगाएंगे। जैसे आपको बोलना है कि मैं हिंदू पेपर पढ़ना पसंद करता हूँ, तो आपको बोलना पड़ेगा आई लाइक टू रीड द हिंदू, आई लाइक टू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट आता है, किसी जितने भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ आपको द लगाना पड़ेगा। वो कौन से हैं? पहला, हर कंट्री जो यूनाइटेड है, जितने भी यूनाइटेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ द लगा के आपको बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द USA, द UAE, द UK, इन कंट्रीज़ के नाम के साथ जो भी यूनाइटेड हैं उनके साथ द लगाना पड़ेगा। और जो भी कंट्रीज़ प्लूरल्स में आते हैं, कंट्रीज़ का नाम जो प्लूरल्स में आता है उनके साथ प्लूरल्स में जिन कंट्रीज़ का नाम आता है उनके साथ, फॉर एग्जांपल वेस्ट इंडीज़, उसके साथ आपको द लगाना पड़ेगा, द वेस्ट इंडीज़। द फिलीपींस। तो मैंने क्या बताया कि जितने भी यूनाइटेड हैं कंट्रीज़ उनके साथ, और जो भी प्लूरल्स में आते हैं उनके साथ आपको द लगाना है। जैसे आपको बोलना है कि मेरे अंकल USA में रहते हैं, तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा माई अंकल लिव्स इन द USA। लेकिन अगर जो ये बोलना है कि मेरे अंकल जापान में रहते हैं, तो माई अंकल लिव्स इन द जापान नहीं होगा, इन जापान, इन इंडिया, इन चाइना, ये आपको बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक भवन, और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं यानी वो पुरानी ऐतिहासिक भवन जो पुराने हो चुके हैं, जो खंडहर हो गए हैं, लेकिन उनको एक धरोहर के रूप में रखा जाता है, उनको मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स।
चाहे वो इंडिया के हैं चाहे बाहर के हैं, उनके साथ आपको द लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया का द ताज, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, इसी तरह कुछ विदेशी हैं जैसे द पिरामिड ऑफ इजिप्ट, द एफिल टावर। तो जितने भी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स हैं उनके साथ बिना द लगाए आप नहीं बोलेंगे। जैसे बोलना है कि मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ, तो क्या बोल रहे हो? आई वॉन्ट टू सी द ताज, आई वॉन्ट टू विजिट द ताज। मैं रेड फोर्ट, पिछले साल मैं रेड फोर्ट गया था, तो क्या बोलोगे? आई हैड विजिटेड द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। तो यानी जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बिना द लगाए आप नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसे नंबर्स हैं, दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है कॉर्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, इनको बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर। इनके साथ आप द नहीं लगाएंगे। लेकिन जितने ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, इनके साथ आपको हमेशा द लगा के बोलना पड़ेगा। जैसे बोलना है कि मेरा पहला स्थान है, आई एम द फर्स्ट, आपका दूसरा स्थान है, यू आर द सेकेंड, उनका तीसरा स्थान है, ही इज़ द थर्ड। यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 100, जितने भी TH, ST, ND यानी जितने भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनके साथ आपको द लगा के बोलना पड़ेगा। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड और द फोर्थ, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आ गया जितने कुछ ऐसे वर्ड हैं इनके साथ आपको द लगाना पड़ेगा। वो वर्ड कौन कौन से हैं बिना द लगाए आप नहीं बोल सकते हैं? वो होता है पास्ट, द पास्ट होगा, द मोस्ट, द नेक्स्ट, द फर्स्ट। मीन्स द पास्ट हुआ, मोस्ट हुआ, नेक्स्ट हुआ, इनके साथ हमेशा आपको द लगाना पड़ेगा। जैसे बोलना है कि मेरा नंबर पहला है, तो फर्स्ट जो ऑर्डिनल नंबर है उसके पहले द तो आएगा। और ये बोलना है कि आपका नंबर मेरे बाद है, तो नेक्स्ट आएगा उसके लिए, तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम द फर्स्ट एंड यू आर द नेक्स्ट। या नेक्स्ट के पहले भी आपको द लगाना पड़ेगा। तो ये जो है पास्ट हुआ, मोस्ट हुआ, नेक्स्ट हुआ, इनके पहले आप द लगाना है। कुछ सुपरलेटिव डिग्रीज़ हैं, जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज़ हैं उनके साथ भी आपको द लगाना पड़ेगा। सुपरलेटिव डिग्रीज मतलब जैसे EST के साथ बनते हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उनके साथ आप द लगाएंगे। इन सब के साथ आप द लगाएंगे। जैसे द बिगेस्ट, द टॉलेस्ट, ओके, द हाईएस्ट, द रिचेस्ट। तो EST के साथ जितने भी आते हैं उन सब के साथ हम द लगाए। जैसे आप बोलना है कि वो इस क्लास का सबसे लंबा लड़का है, तो ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। तो इस तरह जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज आएंगे उनके साथ द लगाएंगे। दोस्तों, इस तरह जो डेफिनेटिव आर्टिकल द है उसके कुछ पार्ट को आज मैंने आपको बताया कि कहाँ पे आपको द का यूज़ करना है। जो बचे हुए पार्ट हैं द को अगले चैप्टर में कल मैं फिर आपको बताऊंगा कि द का यूज़ कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है। और आप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप जो है मेरे नंबर पे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं, कोई कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही है। पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।